नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो पॉजिटिव पे सिस्टम से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई ने लागू कर दिया है। कुछ बैंकों ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, अभी बहुत सारे बैंक इसको इम्प्लीमेंट करने बाकी हैं। तो जिन बैंकों ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है उसके थ्रू मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे चेक क्लियरिंग की पूरी मैकेनिज्म फॉलो होगी। साथ ही हम कुछ एडिशनल जो टेक्निकल वर्ड होते हैं जैसे एमआईसीआर कोड या फिर आपका चेक डिजिट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइव चेक की फोटो दिखाता हूँ। इससे समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, सिक्योरिटी फीचर और क्या क्या नंबर एक चेक में होते हैं जिसके थ्रू आप एक वैलिड चेक को पहचान सकते हैं। तो जैसा कि ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इश्यू आप लिख सकते हैं, किस डेट को इश्यू हुआ है। यहाँ पे देखिए पेई नेम, जिनको आपको पे करना है, इसको बेनिफिशियरी नेम भी बोलते हैं, ये आप लिखते हैं। अमाउंट जो है, कितने अमाउंट की चेक है, वो फिगर मतलब डिजिट में यहाँ लिखते हैं और रुपीज में यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ये देखिए अकाउंट नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है चेक पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम होता है जिसको मैंने ब्लर कर रखा है फॉर सेफ्टी फीचर। यहाँ इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर यहाँ पे करते हैं। उसके बाद नीचे कुछ नंबर्स होते हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 6 डिजिट का चेक नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों 9 डिजिट का एमआईसीआर कोड आती है। उसके बाद अकाउंट आईडी विथ आरबीआई, जिसको हम अकाउंट आईडी भी बोलते हैं, वो आती है। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है दोस्तों, ये 2 डिजिट का होता है। ठीक है, ये तो सारी नंबरिंग हो गई। दोस्तों, ऊपर के साइड में आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड जैसे स्टेट बैंक का है तो एसबीआईएन से शुरू होगा, यूनियन बैंक का है तो यूबीआईएन से शुरू होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बीएआरबी से, पंजाब नेशनल बैंक का है तो पीयूएनबी से। तो इस तरीके से आईएफएससी कोड में बैंक का नाम प्लस ब्रांच का कोड, इस तरीके को मिला के एक आईएफएससी कोड बनता है, वो यहाँ पे रहती है दोस्तों। अब देखिए ये एचडीएफसी बैंक का चेक है। अब पोजीशनिंग अलग अलग हो सकती है। देखिए स्टेट बैंक में जो आईएफएससी कोड थी वो यहाँ पे थी, बट जो एचडीएफसी बैंक है वहां पे आईएफएससी कोड लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी इसमें रहेगी। दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखा दूं, देखिए आईएफएससी कोड यहाँ पे है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ है, चेक नंबर यहाँ पे है, उसके बाद एमआईसीआर कोड यहाँ पे है, अकाउंट आईडी यहाँ पे है और ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे है। अभी आप पूछेंगे अकाउंट नंबर और अकाउंट आईडी में क्या डिफरेंस है। तो अकाउंट नंबर आपका जो एचडीएफसी बैंक के पास है और अकाउंट आईडी जो एचडीएफसी बैंक का आरबीआई के साथ है उसको डिनोट करती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये सिक्योरिटी फीचर्स जानने हैं। दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं कि अभी के क्लियरिंग की जो प्रोसेस है सीटीएस की, वो किस तरीके से काम करती है। दोस्तों देखिए, ये फिजिकल स्टोरेज, मतलब आप एक कस्टमर हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे बैंक में। आपने अपना चेक डिपॉजिट कर दिया, से मान लीजिए ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और आप पीएनबी बैंक का चेक लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया। अब यहां से क्या होगा, चेक पूरी की पूरी क्लियरिंग हाउस में नहीं जाएगी, अब उसको स्कैन करके ब्रांच से भेजी जाएगी प्रेजेंटिंग बैंक के इलेक्ट्रॉनिक चेक इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास। तो बैंक क्या करती है, वो स्कैन करती है चेक को और उस स्कैन्ड चेक को वो कहां भेजती है, क्लियरिंग हाउस में, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उस वहां पे भेजती है पूरी की पूरी फाइल। अब ये कैसे जाती है, स्कैन करके जाती है, तो इसी को बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। तो आप सुनते होंगे कि सीटीएस इनेबल्ड चेक है, मतलब इस चेक को स्कैन करके आप क्लियरिंग हाउस में भेज सकते हैं और क्लियरिंग हाउस से पेमेंट ले सकते हैं। अब स्कैन करके क्यों भेजते हैं, क्योंकि आपकी जो क्लियरिंग हो वो स्पीडी हो जाए। क्योंकि अगर मैनुअली भेजना है तो ब्रांच से क्लियरिंग हाउस जाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएगा चेक को पहुंचते पहुंचते, जिससे आपका क्लियरिंग डिले होगा। इसीलिए हम चेक को स्कैन करके भेजते हैं। अब क्लियरिंग हाउस क्या करेगी, वो जो चेक है उसको पेइंग बैंक के पास भेजेगी। हमारे केस में कौन, पीएनबी। अब पीएनबी में क्या होगा,
वहां पे एक सर्विस ब्रांच होगी जो ये क्लियरिंग का काम देखती होगी। वहां पे क्लियरिंग हाउस उनको भेजेगी चेक के फोटो को, और वो जो क्लियरिंग हाउस है, मतलब जो सर्विस ब्रांच है, वो सर्विस ब्रांच क्या करेगी, वो चेक से अपने अकाउंट होल्डर का डिटेल मिलाएगी और जो भी कंप्लायंस है उसको कंप्लायंस करके आइदर चेक पास करेगी या रिजेक्ट करेगी। अब दोस्तों, इसमें फ्रॉड की संभावना कहाँ आ जाती है? देखिए, यहाँ आपने बैंक में डाला तो क्या क्या किसी ने आपकी चेक चुरा ली, और चुराने के बाद उस पे नाम एडिट कर दिया, अमाउंट एडिट कर दिया और उसको आपके बैंक में डाल दिया। वो चेक अगर उसमें प्राइमा फेसिया कोई अगर एविडेंस नहीं मिलता है अल्टरेशन का, तो वो पास हो जाएगी और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। या फिर आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया और उसमें क्या बोला कि आप 3 दिन के बाद डिपॉजिट करना, बट उसने क्या किया, पूरी की पूरी अमाउंट आज ही भर के आज ही डिपॉजिट कर दी। तो इस तरीके से भी आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, इस सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख की चेक काटी, तो आपको क्या करना होगा, थ्रू एटीएम या फिर थ्रू बैंक या मोबाइल के थ्रू या फिर अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी मीडियम से, मोबाइल में भी ऐप के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू, आपको कुछ डिटेल्स, अब वो डिटेल्स मैं आगे बताता हूं कि क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होगी। वो डिटेल्स आपको कहां देनी होगी, वो देनी होगी आपको अपने कंसोलिडेटर के पास। मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐप दे दिया जाएगा, उस ऐप पे या कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे या एटीएम में आप जैसे ही डालेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। अब ये जो डेटा आप देंगे जिसमें चेक की बेसिक डिटेल होगी, जैसे कि पेई का नाम, अमाउंट, डेट और क्या अकाउंट नंबर है आपका, वो सारी डिटेल्स जब आप आगे डेटा फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक पॉजिटिव पे फाइल में चली जाएगी और यहां से ये पॉजिटिव पे आर्काइव में चली जाएगी। अब इस आर्काइव का यूज कौन कर सकेंगे, या तो जो इनवर्ट क्लियरिंग वाले हैं वो कर सकेंगे, मतलब क्लियरिंग हाउस वाले, या फिर जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है वो भी कर सकेगी। ठीक है, अब मान लीजिए क्लियरिंग हाउस में इसका यूज कौन करेगा, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोनों इसको यूज कर सकेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई चेक दिया तो वो क्लियरिंग में आई, जैसा कि पुराने प्रोसेस थे उसी तरीके से ये क्लियरिंग में आएगी। और क्लियरिंग हाउस में अब क्या किया जाएगा, उस डिटेल को पॉजिटिव पे आर्काइव में से वो फाइल निकाल के मैच किया जाएगा। अगर मैच होगी तो चेक पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप मान लीजिए आप यूनियन बैंक का एक चेक लेके जाते हैं आपको, और यूनियन बैंक की दूसरी ब्रांच से आपको कैश निकालना है। अब ये दूसरी ब्रांच को कैसे पता होगा, तो आप इस तरीके से पूरी की पूरी फाइल अपलोड करेंगे और वो फाइल कहाँ जाएगी, पॉजिटिव पे फाइल में चली जाएगी। पॉजिटिव फाइल से कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव पे आर्काइव में। अब वो ब्रांच वाले उस डिटेल को देख सकते हैं, और अगर आपको ट्रांसफर करवानी है, एनईएफटी आरटीजीएस करवानी है या फिर कैश लेना है, आप ब्रांच में जाके ले रहे हैं तो ब्रांच वाले भी पहले इसे वैलिडेट करेंगे और उसके बाद आपको जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी करके देंगे। तो इससे दोस्तों क्या हो जाएगी, जो चेक की डिटेल है वो फिर से रिकन्फर्म हो जाएगी आपके थ्रू। अगर आपने इशू किया है तो आप उसे रिकन्फर्म कर दो। तो यही पूरी की पूरी सिस्टम पॉजिटिव पे फाइल की सिस्टम कहलाती है। अब दोस्तों, अब आप पूछेंगे क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी पॉजिटिव पे सिस्टम में। देखिए, अकाउंट नंबर आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नेट बैंकिंग या ऐप यूज कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर उसमें ऐड ही होगा। चेक नंबर आपको डालनी पड़ेगी, इशू डेट आपको लिखनी पड़ेगी, अमाउंट लिखनी पड़ेगी, पेई नेम लिखनी पड़ेगी। ये 4 चीज तो बेसिक ही है। अब स्टेटस आपको मैंडेटरी नहीं है वो देनी। ड्रॉई बैंक नेम ये आपको देना पड़ेगा कि आपने जो किस बैंक के थ्रू आपने ये चेक दिया है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यूनियन बैंक का चेक देता हूं तो वो यूनियन बैंक का नाम आपको लिखना होगा। अगर ऑटोमेटिक ऐप में लिखा हुआ आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ड्रॉई ब्रांच रूटिंग नंबर, आप पूछेंगे ये क्या होता है, ये एमआईसीआर कोड होता है। अब एमआईसीआर कोड ऑटोमेटिक अगर तो ऐप में आ जाएगी या नहीं तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा। उसके बाद सैन नंबर आपके लिए जरूरी नहीं है। ट्रांजेक्शन कोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या होती है। वो जो 2 डिजिट का एक नंबर होता है उसको ट्रांजेक्शन कोड बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी सिक्योरिटी फीचर होगी। इसके अलावा और भी हो सकता है किसी किसी चेक पे 4 डिजिट का कोड होता है,
वो भी आपको डालना पड़े। बट बेसिक डिटेल ये जो है चेक नंबर, इशू डेट, अमाउंट और पेई नेम, ये चारों तो आपको 100% डालने पड़ेंगे। बाकी हो सकता है कि ऑटो पॉपुलेटेड आए। मतलब ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाए कि आपका यूनियन बैंक का अकाउंट है, आपकी अकाउंट नंबर ये है, आपका MICR कोड ये है, क्योंकि ये सारी डिटेल बैंक के पास ऑटोमेटिक होती है। अब दोस्तों सबसे जरूरी क्वेश्चन कि ये पॉजिटिव पे सिस्टम किसके लिए है, जरूरी है और किसके लिए मैंडेटरी है। तो देखिए ये मैंडेटरी किसी के लिए नहीं, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है। आप लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं नहीं लीजिए। दूसरी बात क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। तीसरी बात क्या है कि 50,000 और उसके ऊपर के जो चेक हैं उनके लिए ये इनेबल होगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है आपका। आप चाहो तो पॉजिटिव पे सिस्टम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूज कर लिया तो अब 5 लाख तक के लिए आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप पूरी की पूरी फाइल अपलोड कीजिए, नहीं तो आपके चेक रिटर्न हो जाएंगे। और 50,000 से 5 लाख के बीच में आपकी मर्जी, आप चाहते हैं अपलोड करना तो कीजिए, नहीं चाहते हैं नहीं कीजिए, अगर आपने पॉजिटिव पे सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया है तो। अगर नहीं करवाया है तब तो आपको देने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखने की बात है दोस्तों, अगर आपने पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू अगर डिटेल अपलोड नहीं की है और अगर आपका फ्रॉड हो जाता है और बैंक ने अगर ड्यू कोर्स में पेमेंट किया है तो अब बैंक लायबल नहीं होगी आपके किसी भी फ्रॉड के लिए। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। आई होप कि दोस्तों आपको पॉजिटिव पे सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।